हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 27 तारीख के लिए, जो कि आपका पेपर 27 को होगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समतल का सदिश एक कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? एक समतल का सदिश ज्ञात करना है, दूसरा चीज़ कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो जो बिंदु 1 0 -2 से जाता है और सदिश आई कैब प्लस जे कैब माइनस के कैब पर अभिलंब है। हाँ, तो आइए, तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए समतल का जब भी आपको अभिलंब का समीकरण दिया हो, हाँ, और दूसरा एक बिंदु दिया हो, तो समतल और कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर कहे तो आपको सदिश समीकरण अर्थात समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट बंद इनटू वेक्टर कैपिटल एन बराबर 0 लगाएंगे। जो कि इसमें वेक्टर आर कहीं पर नहीं है, तो वेक्टर आर वैसे लिख देंगे। माइनस का वेक्टर ए आपका यही पूरा बिंदु है, जिसमें से ये है आई कैब, 1 का मतलब आई कैब, 0 का मतलब 0 जे कैब, और -2 का मतलब -2 के कैब। तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए एक के स्थान पे हमने आई कैब रख दिया वेक्टर ए का स्थान पे, फिर माइनस का 2 के कैब रख दिया, और 0 का कोई मतलब नहीं था इसलिए नहीं रखें। इनटू वेक्टर एन, तो वेक्टर एन ये पूरा है, तो वेक्टर एन के स्थान पे पूरा रख दिए बराबर 0। तो ये हो गया समतल का सदिश समीकरण, जो कि ये एक ज्ञात करना था। दूसरा चीज़ हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा ज्ञात करना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण जब एक बिंदु दिया हो और एक रेखा का समीकरण दिया हो, तो उसका ज्ञात किया जाता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। तो हमने बताया ये a, ये b, ये c, तो एक स्थान पे 1 इंटू एक्स माइनस x1 के स्थान पर यहाँ से आई कैप का मान है 1, फिर प्लस b के स्थान पे b का ये है मान, b के स्थान पे फिर 1, और y2 का स्थान पे 0। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है। तो y1 के स्थान पे 0 प्लस c1 के स्थान पे माइनस का 1, तो माइनस का 1, फिर ब्रैकेट में z माइनस z1 के स्थान पे माइनस का 2। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा प्लस, हाँ, लेकिन ये जब -1 का गुणा अंदर होगा फिर ये माइनस हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये देखिए प्लस x है, ये प्लस y है, तो प्लस x प्लस y माइनस z, ये -2 था, ये -1 था, तो -2 और -1 जोड़कर -3 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा कार्तीय समीकरण। तो इसी पर ये फाइनल आंसर। आई होप आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेखा की दिक् कोसाइन, हाँ, दिक् कोज्या मतलब कोसाइन ज्ञात कीजिए, जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है। जब भी अगर समान कोण कहेगा तो मतलब उसका अल्फ़ा, बीटा, गामा बराबर होगा। क्योंकि इसमें 3 कोण क्यों हम लिए हैं? क्योंकि ये वेक्टर का है, वेक्टर में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ये वाले होते हैं ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 3D वाला इसमें हमें पढ़ना है, इसलिए हम 3 अक्ष ले रहे हैं। ये जेड अक्ष, तो इसमें ये कोण, ये कोण, ये कोण तीनों एक दूसरे के बराबर, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा।
तो तीनों बराबर हैं, तो इसलिए चूंकि सभी कोण समान है तो अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर थीटा, क्योंकि यहाँ पर दिया है 7 समान कोण बनाती है। तो इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा जब बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो तीनों का स्थान पे चाहे अल्फा 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 कर दें, चाहे बीटा 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 कर दें, चाहे गामा 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 कर दें। तो हमने अल्फा किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये 1 ये 1 ये 1 हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर जाएगा करड़ी बनेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 1 पर करड़ी नहीं लगा, और 3 का नहीं बनता तो 3 का लग गया। ये 3 गुणा था, इधर आया भाग हुआ। तो यही हो गया हमारा कॉस अल्फा का मान 1 करड़ी में 3। तो अतः तीनों कोण कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर 1 करड़ी में 3 होगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्या ज्ञात करना है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। दूसरा क्या ज्ञात करना है, घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो जब भी अपवर्जी होता है तो मतलब उसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बस इसी पर रख दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी पता है। आराम से इससे पी का मान निकल जाएगा। तो सूत्र लिख दिए हैं, ये सूत्र है इसका अपवर्जी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पी। तो आइए अगले पेज पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए p बराबर प्लस 3/5 इधर आया और माइनस 1/2 हो गया। 3 दूनी 6 और 5 1 5, तो 6 में से 5 गए 1/10। तो p का मान आ गया 1/10 पर जब परस्पर अपवर्जी हैं। अब जब ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जब भी स्वतंत्र होंगी तो उससे पहले हम इंटरसेक्शन इसका ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए यही सूत्र होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है p, तो हो गया p/2। आगे अब चूँकि स्वतंत्र हैं तो इसलिए अब यूनियन भी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास था 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है p/2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे और कट पिट करेंगे तो आ गया 6 बराबर 5 प्लस 5p ना। तो ये +5 इधर आएगा तो -5, तो 6 में से 5 गए 1 और बचा ये p गुणे में, तो इधर आया भाग, तो p बराबर 1/5। अगर आपको ना आया हो तो हम थोड़ा और विस्तार में कर सकते हैं, आई होप लेकिन आपको आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। ये ए नहीं और बी नहीं का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मतलब होता है इसका मतलब, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है इसका मतलब। तो
जो हमें दिया है पहले हमने वो लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8। इतना चीज़ दिया है और ये नहीं किया है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो यही हमने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अगर इन दोनों डैश को कॉमन ले लेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन है ये चेंज हो जाता है यूनियन में, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यही हमने लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब आपको हमने सूत्र बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर लिखे हैं, चूँकि वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बस हमने मान रखा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान था 1/4, तो यहाँ 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान था 1/2, तो 1/2 फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास था 1/8, तो 1/8 बराबर 1/1 माइनस, इस माइनस को अंदर ले गए तो ये प्लस था ये माइनस हुआ और ये माइनस था ये प्लस हुआ। इन सभी का एलसीएम लिए तो हल करके आ गया 3/8। तो इतना आपको एलसीएम और लसा तो आता ही होगा, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं लसा मासा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहा है घटना सवाल कहा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो पासा आप जानते हैं, जो अर्जुन ने द्रौपदी को मतलब लगाया था, जो हुआ था महाभारत में, जिसके कारण महाभारत हुआ था जुए के कारण, वही है पासा, जिसमें 6 गिनती होते ना। तो आप लूडो खेले ही होंगे बचपन में या अभी भी खेलते होंगे, मोबाइल में लूडो बहुत फेमस है, सभी खेलते हैं मन लगा कर। तो वही है लूडो अर्थात पासा। तो 6 गिनती होती है उसमें, मतलब 1 फिर 2 3 4 5 6। तो वही है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो कि 16, 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या कहा है, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 3 पासा है तो मतलब घटना ए, घटना बी, घटना सी मान लेंगे। तो घटना ए बराबर पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए चूँकि पासे में 6 गिनतियाँ होती है तो कुल स्थिति उसकी 6 है और विषम आने की प्रायिकता बोला है कम से कम 1, तो इसलिए 1/6। ऐसे घटना बी में भी दूसरी बार उछाल में 1/6, घटना सी में भी तीसरी उछाल में 1/6। तीनों को ऐड कर लिए तो हो गया 3/6 और 3/6 को डिवाइड कर दिए तो 1/2। अब इससे हम ज्ञात कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेझिझक ऐसे ही करिए, आपका पूरा नंबर मिलेगा, 1% नहीं गलती होगी, क्योंकि गलत बता ही नहीं रहे हैं। तो आइए देखते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो ये भी निकाल के बताए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश बराबर हमने बताया, जब भी ए डैश या बी डैश या सी डैश आए तो समझ लो कि उसमें से 1 माइनस में से हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1 1 1 और सबका मान 1/2 1/2 1/2 आया था, तो 1/2 रखकर जब घटाएंगे तो वही चीज़ फिर आ जाएगा। तो इसी की तरफ हम आगे पेज पर इसका सैल्यूशन पूरा देखते हैं। अब कहा है
कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कम से कम, जितना कम हो सके। तो कम कैसे होगा? जोड़ने से होगा ना, कि गुणा करने से होगा, कि घटाने से होगा? तो घटाने से होगा। तो जितना आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, तीनों का मल्टीप्लाई करके 1 में से पूरा घटा देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 जो आया था, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 1/8, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 से 8, 8 में से 1 गया 7 और अपान 8। ये हो गया प्रोबेबिलिटी की आंसर। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सरल था। आते हैं आपके बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर की दृष्टि से। बेज प्रमेय और स्वतंत्र घटनाएं वाले क्वेश्चंस, ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और हाँ बच्चों, मैं इतनी रात में मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो आपको ना समझ में आए कमेंट करके बताएं, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए बच्चों, आप भी थोड़ा मेहनत समझिए हमारा। रात रात के जाग के आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, तो आप सब ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट ही करते हैं, कुछ नहीं करते। बताइए कम से कम, हम भी जाने कि हाँ कैसा होता है। तो देखते हैं, सवाल का है बेज प्रमेय पर आधारित पहला प्रश्न है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली, मतलब ये एक थैला, ये दूसरा थैला, गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छया चुना गया है, बहुत अच्छे तरीके से चुना गया है, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहली थैले से निकाली गई है? इस बात की क्या प्रायिकता है? तो आइए समझते हैं। पहले 2 थैले हैं, अर्थात 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स हमने बनाया है। पहला बॉक्स है ये, दूसरा ये है। पहले में कहा है 4 लाल 4 काली, तो 4 लाल 4 काली। दूसरे में कहा है 2 लाल और 6 काली, तो इतना हो गया सज। आगे कहा है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, और हमसे पूछा क्या है? जो कि लाल है, इस बात की प्रायिकता है। हाँ, तो जिस बात की प्रायिकता पूछेगा उसे हम ए मानेंगे हमेशा। याद कर लो पहली बात, जिस बात की प्रायिकता पूछेगा उसे हम हमेशा ए मानेंगे। तो माना घटना ए बराबर लाल गेंद निकाली गई है। अगले फिर घटना E1, मतलब जो पहले थैले से निकाली गई है, और जो दूसरे थैले से निकाली गई E2, और जो पहले थैले से निकाली गई है E1। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और हर एक प्रश्न ऐसे ही है, बस आपको इसका अर्थ समझना होता है, मेन यही होता है। तो अब आगे देखिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, तो घटना ए हो गया, घटना E1 हो गया, घटना E2 हो गया। तो ए हम किसे मानते हैं? जिस बात की प्रायिकता आपसे पूछी जाती है। तो किसकी पूछी है? जो कि लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो यही हमसे पूछी गई है। दूसरा क्या? कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है ना, इस बात की क्या प्रायिकता है, वही बताना है हमें। तो घटना ए, घटना E1। घटना E1 क्या है? पहले थैले से गेंद निकाली गई है, यही बोला है ना। फिर घटना E2, दूसरे थैले से गेंद निकाली गई है। यह भी तो हो सकता है, मानी बात थोड़ी ना है कि पहले ही थैले से निकाली जाए, दूसरे थैले से भी निकाली जा सकती है, क्योंकि 2 थैले हैं हमारे पास। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो इतना हुआ। तो इसका फार्मूला होता है जिसके लिए पूछा जाता है। पूछा किसके गया है? पहले थैले के लिए। क्या पूछा गया था? पहले थैले के लिए कहा गया था नहीं
कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो जिस थैले से निकाली जाएगी तो वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A। याद कर लो एकदम बढ़िया से। तो जब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A, ये फार्मूला है, तो इसे याद करने का तरीका देखो। E1 यहाँ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ लिखेंगे, इनटू जस्ट इसी का उल्टा ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो देखिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1, और पूरा का बटा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1 वही चलेगा, और चूंकि दो थैले हैं इसलिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2। अगर यह 3 थैले होते तो फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E3। अगर 4 होते तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E4 होगा। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। अब कहा क्या है, ध्यान से पढ़ना है यही। हाँ, कहा है कि एक थैले में से 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें, तो दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना गया है। हाँ, और चुना किसे गया है, लाल को। तो एक चुना गया है, तो देखिए 2 लाल था, उसमें से एक हमने चुन लिया, हाँ ले लिया, तो कुल तो परिणाम 2 थे और लिया 1, तो 1/2 गुणे इतना आया। दूसरे थैले में क्या होगा, दूसरे थैले में पूरा कितने गेंदें थे, 2 लाल और 6 काली, तो कुल मिलाकर 8 गेंदें थी, जिसमें से हमने कितनी गेंदें चुनी, 4 गेंदें चुनी लाल। तो इसलिए हो गया 4/8 बटे 1/2 इंटू ये देखिए ये पूरा और ये पूरा मिलता है, वही फिर उतार देंगे, प्लस फिर वही चीज़ है 1/2 इंटू अब दूसरे में से याद रक्षा एक गेंद निकाली गई है ना, तो 2 और पूरा गेंद था 8, तो 2/8। अब क्या किए इसे सरल, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो बचा यहाँ क्या बचा, यहाँ 1/4 बचा। अब इसे काट दिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो यहाँ बचा फिर 1/4, फिर प्लस का 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1/8, तो 1/4, फिर 1/4 धन 1/8। अब क्या किए हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 1 के 8 और 4 1 के 4, तो 8 4 12 और बटे 8 चौक 32, तो 4 1 के 4 इसे काट दिए, 4 8 32 इसे काट दिए, और 3 4 से इसे काट दिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो बचा 3/2, और जब ये 3/2 पलटेगा तो 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपान A इक्वल टू आ गया हमारे पास 2/3, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 7 क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। इसमें से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन तो अवश्य मिलेंगे, पक्का है 3 क्वेश्चन। हाँ, इसमें 8 नंबर का भी है, ये देखिए जो आया है 5 नंबर, यह तो 8 नंबर में आएगा। ये चैप्टर नंबर 1 का है, रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R इक्वल टू A, B सच डैट 2A माइनस B को विभाजित करता है, जो कि इसका बहुत ही सरल नियम होता है। आराम से केवल समझने वाली चीज़ है, मान लो समझो मत, रट्टा मार लो, ये सरल है, बहुत सरल है। देखो ये सवाल कई प्रकार से पेपर में देता है। हाँ, एक ही सवाल से हम आपको 4-5 प्रकार की इसी बता देंगे। यहाँ 2 से कहा विभाजित होगा, तो वहाँ प्रश्न में कर देगा 3 से, 10 से, 5 से, 15 से, 25 से, ऑल टोटल ऐसे ही सब लगेगा। बस एक सवाल अगर ये तैयार, तो इसके टाइप का कोई भी आएगा तो फटाक से करोगे।
तो देखिए, तो तुल्यता संबंध दिखाना है, तो तुल्यता दिखाने के लिए हमें इसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ता है। तो देर न करते हुए आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए, स्वतुल्य वो होता है जो हूबहू आपकी तरह मिले। हाँ, अगर हमारी तरह कोई हमें मिल जाए तो हम उसे पहचान पाएंगे, हम कहेंगे हाँ ये क्या हो गया, हमारी तरह आ गया। तो स्वतुल्य का मतलब होता है हूबहू। तो इसमें यही हमें सूत्र होता है कि हूबहू अगर कोई दिखाई दिया तो मतलब वह स्वतुल्य है, और नहीं दिखाई दिया तो नहीं है। तो माना A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, हाँ, जो कि रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। तो जब A से बिलोंग कर रहा है तो मतलब A माइनस A बराबर 0, और जब 2 से 0 में डिवाइड करोगे तो वो विभाजित होगा कि नहीं, बताइए, होगा ना। जब होगा तो यह एक स्वतुल्य है। देखिए खत्म, कितना आसान था स्वतुल्य पहला। दूसरा ये सममित पर, यह भी बहुत सिंपल है। तो सममित संबंध में क्या है, इसमें A B से मिले और B फिर छूटकर C D से मिले। जैसे हम छोटा सा यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, जैसे कोई समुच्चय दिया है A B C D, ये दिया है तो ये इससे मिले, A B से मिले और ये इससे मिले, तब तो ये सममित है। और काश ये इससे, ये इससे, ये इससे, तब ये सममित नहीं होगा। तो यही है सममित। तो मतलब A B से मिले और C D से मिले। कुल मिलाकर हर एक अपने अपने आगे आगे वाले से दोस्ती करते चला जाए, हाँ, जिससे पीछे मुड़कर ना देखे। अगर पीछे मुड़कर देखा तो मतलब वो सममित नहीं है। तो माना A, B बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z वास्तविक नंबर। तो जब A B से बिलोंग करता है तो मतलब A माइनस B को 2 से विभाजित करता होगा। जब A माइनस B को ये विभाजित करेगा और A B से बिलोंग करता है तो मतलब B माइनस A भी तो 2 से बिलोंग करेगा, मतलब वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगी। तो इसलिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस A को भी 2 से विभाजित करेगा, और जैसे ही ये 2 से विभाजित दोनों को करेगा तो मतलब यह भी एक स्वतुल्य सममित संबंध होगा, अर्थात B, A बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध है। तो ये भी आपको आया होगा, बहुत ही आसान होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। बस इसके लैंग्वेज को समझना पड़ता है हमें, बस, और कुछ बात नहीं होती। तो आइए हम इसके तीसरे स्टेप संक्रामक की तरफ बढ़ते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में ये होता है, हम आपको हल्का समझाते हैं। संक्रामक होता है कि मान लो A B C D E ये दिया है, कोई दिया है, क्या दिया है, क्या उसे संबंध मान लो, हाँ, संबंध दिया है A B C D E। तो संक्रामक में ये होता है, जैसे A B से मिला, B C से मिला, C D से मिला, D E से मिला। अब यही E अगर फिर A से मिल गया तब तो ये संक्रामक है, और नहीं मिला तो संक्रामक नहीं है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखते हैं हम। तो माना A, B बिलोंग्स टू R, तो इसलिए A माइनस B को 2 से विभाजित करता है, जो कि सममित में अभी हमने किया है। तो समीकरण एक इसमें तैयार हो, इसमें 2 समीकरण हमेशा बनेंगे संक्रामक जब भी आएगा। तथा हमने क्या कहा, A डायरेक्ट फिर E से बिलोंग करे, तो वही किया, देखें B C बिलोंग्स टू R, तो इसलिए B माइनस C को 2 से विभाजित करता है, तो समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसलिए A भी तो C से बिलोंग करेगा, यही तो बताए हैं, A भी तो E से बिलोंग करेगा। तो यही होता है, अंतिम वाले से फिर अंत में बिलोंग करे। तो A माइनस C को 2 से विभाजित करता है, इसलिए A, C बिलोंग्स टू R,
अतः R एक संक्रामक है। और जैसे ही ये स्वतुल्य सममित संक्रामक हुआ तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि यह एक स्वतुल्य सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है, तो यह एक तुल्यता संबंध होगा, तो जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो इसी के साथ बच्चों यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ आपसे विनती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।